आज हम सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताना चाहते हैं जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है और ये खबर देखने के बाद आप भी शायद सदमे में आ जाएंगे। ये खबर रितिका नाम की एक रेसलर की है जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, जो देश के लिए ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल लाना चाहती थी, बड़ी पहलवान बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपने को कुश्ती के एक पॉइंट ने हमेशा के लिए तोड़ दिया। रितिका ने 15 मार्च को हरियाणा के चरखी दादरी में आत्महत्या कर ली, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय रेसलर गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिता और कुश्ती के मशहूर कोच महावीर फोगाट की एकेडमी में पिछले 5 वर्षों से ट्रेनिंग ले रही थी। वो गीता और बबीता फोगाट के मामा की बेटी थी और महावीर फोगाट रिश्ते में उसके फूफा लगते थे। आपको याद होगा, इस परिवार पर दंगल नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है जो बहुत सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन जिस एकेडमी में कुश्ती सीखने के लिए ये 17 साल की पहलवान राजस्थान के झुंझुनू से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी आई, वहीं पर उसने आत्महत्या कर ली। यानी ऐसा क्या हुआ होगा कि वो अपने घर से इतनी दूर यहां आई, 5 साल तक उसने कुश्ती सीखी और फिर यहीं आत्महत्या कर ली। और इस आत्महत्या की वजह बना कुश्ती का वो एक पॉइंट जिसने रितिका को हमेशा के लिए उसके परिवार से दूर कर दिया और हमेशा के लिए इस दुनिया से भी दूर कर दिया। यहां हम कहना चाहते हैं कि खरा सोना तपने के बाद ही बनता है, लेकिन आजकल की जो नई पीढ़ी है वो कई बार असफलता की तपिश में तपना नहीं चाहती। रितिका ने इसी महीने की 14 तारीख को राजस्थान के भरतपुर में खेली गई एक राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और 53 किलोग्राम भार वर्ग में उसका फाइनल मुकाबला भीलवाड़ा की एक और खिलाड़ी से था जिसका नाम था माया माली। आज इस मुकाबले के कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस हमें मिले हैं जिन्हें आपको आज ध्यान से देखना चाहिए। इसमें आपको रितिका भी नजर आ रही है और इस मुकाबले को जीतने वाली भीलवाड़ा की रेसलर भी आपको यहां दिख रही है। दोनों के बीच 6 मिनट में 3 राउंड खेले गए और ऐसा कहा जा रहा है कि एक राउंड बराबर छूटने के बाद तीसरे राउंड में रितिका 1 पॉइंट से इस मैच को हार गई। ये जो आप देख रहे हैं इस समय वीडियो, ये रितिका का आखिरी मैच था, ये रितिका की आखिरी कुश्ती थी और यही कुश्ती उसकी आत्महत्या की वजह बनी। यहां पर आप देख सकते हैं, आपको लाल ड्रेस में जो पहलवान दिखाई दे रही हैं वो है रितिका और नीली ड्रेस में जो आपको दिख रही हैं वो उनकी प्रतिद्वंदी पहलवान है। हालांकि कुश्ती के दांव पेच की तरह इस कहानी में भी कुछ दांव पेच जरूर है। एक पक्ष ये है कि रितिका ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वो फाइनल मुकाबले में 1 पॉइंट की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस 1 पॉइंट की हार की वजह से वो निराश हो गई। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी सामने आ रहा है कि रितिका ने असल में ये मुकाबला जीत लिया था, वो विजयी रही थी और बाद में जब इस फैसले पर विवाद हुआ तो निर्णय बदल दिया गया और रितिका निर्णय बदलने के बाद इस मुकाबले में हार गई, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज हमारे पास उस समय का भी एक वीडियो मौजूद है जिसमें कुछ लोग रितिका की हार को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने उस समय इस फैसले पर सवाल भी उठाए थे। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि रितिका से ये जीत सिर्फ इसलिए छीन ली गई क्योंकि जो खिलाड़ी पहले हार गई थी उसकी आंखों में आंसू थे और उसे इतना भावुक देखकर महावीर फोगाट ने ही इस नतीजे को बदल दिया। यानी आरोप है कि दूसरी रेसलर को जिताने के लिए रितिका को जानबूझकर हरा दिया गया और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये फैसला और किसी का नहीं बल्कि खुद महावीर फोगाट का था जो कि उस कुश्ती में मौजूद थे। अगर इस कहानी के सभी पन्नों को पलटकर देखें तो 5 बातें सामने आती हैं। पहली बात ये, रितिका इस प्रतियोगिता में हार की वजह से बहुत निराश हो गई थी, उनका दिल टूट गया था। दूसरी बात ये, हो सकता है रितिका को इस बात से काफी धक्का लगा कि नतीजा उसके पक्ष में नहीं आया। तीसरी बात, वो अपनी हार को लेकर महावीर फोगाट से बहुत नाराज थी जो कि उनके रिश्तेदार भी थे।
चौथी बात यह कि अगर इस मुकाबले के नतीजे को लेकर विवाद नहीं था तो फिर वहां इस पर हंगामा क्यों हो रहा था। और पांचवा पॉइंट ये कि 17 वर्ष की जिस रेसलर ने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय कुश्ती के दांव पे सीखने में लगा दिया, वो इस हार की वजह से इतनी टूट गई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि आज हम आपसे यहां ये कहना चाहते हैं कि आत्महत्या करना कभी भी किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, आप नौकरी छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो आप उस रिश्ते से बाहर जा सकते हैं। लेकिन जीवन के साथ आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इस जीवन का निर्माण आपने नहीं किया है। इस जीवन का निर्माण रितिका ने भी नहीं किया था, और जिसका निर्माण आपने नहीं किया उसे आप नष्ट भी नहीं कर सकते। उसे नष्ट करने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। हालांकि यह खबर आपको दिखाई जाए या नहीं, इसके बारे में हमने आज बहुत सोचा, क्योंकि आत्महत्या की खबर और उसके तरीके के बारे में बताना आत्महत्या को महिमा मंडित करने जैसा होता है, और इसे लेकर कई तरह के गाइडलाइंस भी होते हैं मीडिया के ऊपर, जिनका पालन करना होता है। आज रितिका हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस आत्महत्या का सच आप तक जरूर पहुंचे, और हम ये चाहते हैं कि आज के जो खास तौर पर युवा हैं वो आज की इस खबर से सीख लें, और उन्हें ये तय करना होगा कि जो कदम रितिका ने उठाया ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। आज इसके लिए हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट वहीं से तैयार की है, और यह रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि आखिर 14 मार्च को खेले गए इस मुकाबले के बाद ऐसा क्या हुआ कि 17 वर्ष की जो रेसलर देश के लिए ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी, चैंपियन बनना चाहती थी, उस रेसलर को एक पॉइंट की हार ने इतना बड़ा झटका दे दिया और उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया है। लेकिन यह रिपोर्ट देखने से पहले आप एक चीज जरूर सोच के रखिएगा अपने मन में कि रितिका शरीर से बहुत मजबूत थी। उन्होंने व्यायाम किया, अपने शरीर को मजबूत बनाया, कसरत की, हर तरह के दांव पेच सीखे और शरीर को इतना मजबूत बना लिया। किसी भी पहलवान के लिए शरीर की मजबूती बहुत जरूरी होती है, लेकिन अगर मजबूत शरीर के साथ आपका मन मजबूत नहीं है तो फिर यही होता है जो इस बार हुआ। इसलिए मजबूत शरीर के साथ मन भी मजबूत चाहिए। आपने अपने शरीर के स्टेमिना को तो देख लिया, लेकिन आपको यह भी चेक करना चाहिए कि आपके मन का स्टेमिना कितना है। मन का स्टेमिना भी बहुत जरूरी है। रितिका सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उसके सपने काफी बड़े थे। वो देश के लिए ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी, लेकिन उसके इस सपने को सिर्फ एक पॉइंट ने तोड़ दिया। रेसलर रितिका जो पिछले 5 वर्षों से कुश्ती के दांव पेच सीख रही थी, वो जिंदगी के दांव पेच से हार गई। राजस्थान के भरतपुर में खेली गई कुश्ती प्रतियोगिता उसके जीवन की आखिरी प्रतियोगिता बन गई, और इस प्रतियोगिता ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल, रितिका किस बात से दुखी थी? राजस्थान के भरतपुर में 14 मार्च को एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। रितिका भी इसका हिस्सा थी। वो 53 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में पहुंच गई थी, लेकिन इस मुकाबले का नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया और वो 1 पॉइंट से हार गई। पुलिस का कहना है कि इसी हार ने उसे अंदर तक तोड़ दिया और उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें वो 1 पॉइंट से पिछड़ गई थी और सेकंड पोजीशन आई थी। तो हो सकता है उससे मायूस होके उसने सुसाइड कर ली हो। दूसरा सवाल, क्या रितिका को जानबूझकर हराया गया? जी न्यूज ने जब इस कहानी के सभी पन्नों को पलटना शुरू किया तो हमें पता चला कि उस मुकाबले के दौरान जो लोग वहां मौजूद थे, उनका आरोप है कि रितिका के साथ बेईमानी हुई और उसे जानबूझकर हराया गया। हमारी टीम इसके लिए राजस्थान के भरतपुर तक पहुंची और हमने इस दौरान कुछ खिलाड़ियों से भी बात की। उनका कहना है कि इस प्रतियोगिता में कई तरह की गड़बड़ियां हुई थी। ये विशेष सदमे में गुजरी है, इसके साथ विशेष बेईमानी हुई और होनहार बच्ची थी,
राजस्थान का तो खैर नाम कर ही रही थी, लेकिन देश में भी नाम करती। इसके साथ इसकी वीडियो फिल्म भी देखी जाए, इसको जानबूझ के पिटवाया गया है। क्यों कि इसने समझौता किया था कि कुछ मेरे बच्चियां तुम जितवाओ, मैं तुम्हारी जितवाऊंगा। जो लड़की इतनी अच्छी नहीं थी जिसको इसने जितवाया है, और वो लड़की सदमा में वो कह नहीं पाई, और उसके साथ इतना बुरा हुआ है कि ये हमारे लिए भी बहुत नुकसान की चीज़ है। स्टेडियम में अभी 14 तारीख को सब जूनियर और जूनियर की जो कुश्ती हुई थी, उसमें विशेष चीटिंग हुई है। उसमें हमसे पैसे की मांग की गई है और हमसे बोला था कि 200 रुपये और 2-2 हज़ार रुपये दे दो, तुम्हें नेशनल तक खिलाएंगे, उससे 10 नंबर की छूट मिलेगी तुम्हें। और हमसे पैसे भी ले लिए और हमें खिलाया भी नहीं उन लोगों ने। और 10 दिन पहले ही नेशनल के लिए लड़कियां सेलेक्ट कर ली और उन्हें वहाँ ले गए। उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये दिए थे और हम पे पैसे नहीं थे, हम गरीब परिवार से हैं, तो हमें नहीं ले जाया गया और ना पार्टिसिपेट किया। इन बातों से इस प्रतियोगिता के दौरान जो कुछ घटा और जो कुछ बताया गया, उस पर संदेह होता है। इससे ये भी मालूम चलता है कि हो सकता है कि रितिका इस वजह से निराश थी क्योंकि उसे मुकाबले में जानबूझकर हरा दिया गया। तीसरा सवाल, क्या रितिका ने इस बारे में अपने परिवार से बात की थी? रितिका का परिवार राजस्थान के झुंझुनू में रहता है और रितिका 5 साल पहले ही झुंझुनू से हरियाणा के चरखी दादरी में कुश्ती सीखने के लिए अपने फूफा महावीर फोगाट की एकेडमी में पहुंची थी। और परिवार के लोगों का कहना है कि महावीर फोगाट ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि रितिका देश के लिए खेलेगी। आज जब हमारी टीम रितिका के घर पहुंची तो उन्होंने हमें बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि रितिका के मन में उस मुकाबले के बाद से क्या चल रहा था। परिवार के बड़े बुजुर्ग रितिका की मौत से सदमे में भी दिखे। तो सदमा लग गया, मैं इतने प्रैक्टिस करा कि मैं सेकंड कैसे रह गई, उस वजह से हम तो ये सोच रहे हैं कि उस वजह से किया। उसका सपना यही था कि मैं ओलंपिक में जाऊँ, उसका यही सपना थी, इसलिए वो मेहनत करती थी। कई बार हम ये भी उसको मजाक में बोल भी देते थे ना, अब की बार तुम्हें नहीं लड़ाएंगे, तो रोने लग जाती थी। अच्छी लड़की थी, मेहनत भी वो करती थी। वो 2016 से उसके फूफा जी के पास में मेहनत करती थी। गांव में आज के दिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात है कि वो गुड़िया हमारे गांव का नाम रोशन करने वाली थी। पूरा गांव का दुख है, गांव की भी लड़की थी, रोनार लड़की थी। चौथा सवाल, क्या रितिका परिवार से दूर चरखी दादरी में खुश नहीं थी? रितिका 5 साल से अपने परिवार से दूर थी, यानी वो 12 वर्ष की थी जब वो कुश्ती सीखने के लिए हरियाणा आ गई और कुश्ती के साथ साथ जिंदगी के दांव पेच भी वो यहीं सीख रही थी। लेकिन अचानक उसने आत्महत्या कर ली, जिसने सभी लोगों को सन्न कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद जब हमारी टीम महावीर फोगाट की एकेडमी पहुंची तो हमें वहां कोई नहीं मिला। इस एकेडमी में रितिका प्रैक्टिस किया करती थी, रोजाना यहीं पर वो मैचेस होते थे, यहीं पर खेलकर उन्होंने बहुत से मेडल्स जीते थे। बहुत सी ऐसी प्रतियोगिताएं थी जिसमें वो अच्छा कर रही थी, एक नेशनल लेवल की। जब पहलवान बनने के बाद भी इस तरह एक हार उनके ऊपर भारी पड़ी तो उनका परिवार भी आज सदमे में है, आज पूरा गांव सदमे में है। यहाँ बलाली में जहां वो पिछले 5 साल से रह रही थी वो लोग सदमे में हैं और अभी भी जो उनके साथी हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर रितिका को क्या हुआ। इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस मुकाबले में अपनी हार को लेकर रितिका निराश थी, उस नतीजे को लेकर तब वहाँ काफी हंगामा हुआ था। ऐसे में ये भी जांच का विषय है कि क्या इस मुकाबले में नतीजों को प्रभावित किया गया था या बदल दिया गया था, जिसकी वजह से रितिका को सदमा लगा। हरियाणा के चरखी दादरी से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज हम सब के लिए समझना भी जरूरी है कि जब एक बड़ा खिलाड़ी या कोई बड़ा सेलिब्रिटी डिप्रेशन में होता है तो इसकी क्या वजह होती है। किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को देखकर हमें लगता है कि उनके जीवन में क्या कमी हो सकती है। उनके पास सब कुछ तो है, दौलत है, शोहरत है, हर सुविधा मौजूद है, और इसी तरह एक खिलाड़ी को देखकर भी हमें कई बार यही लगता है कि उसके जीवन में शायद वैसा संघर्ष नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक खिलाड़ी पर हर मैच से पहले बहुत दबाव होता है। जब जब वो मैदान पर उतरता है उससे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। इसी तरह से बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी होते हैं जिन पर हर शो से पहले और हर फिल्म से पहले दबाव होता है, और जब वो फेल होते हैं तो इसका उन पर प्रभाव कहीं ज्यादा होता है। आज हम ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जिस पहलवान की हम बात कर रहे हैं ये एक खिलाड़ी थी, और शुरुआत में हम यही बात ले रहे हैं कि क्या खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा दबाव होता है, क्या
जो दूसरे सेलिब्रिटीज होते हैं उन पर ज्यादा दबाव होता है आम आदमी के मुकाबले। यानी आप जब किसी चैंपियन को देखते हैं, किसी बहुत बड़े सुपरस्टार को देखते हैं, तो आपको उसका जीवन शायद दूर से अच्छा लगता होगा और आप सोचते होंगे कि उसके जीवन में सिर्फ चकाचौंध है। लेकिन हकीकत सिक्के के दो पहलू की तरह होती है। आपको वही पहलू दिखता है जो सबके सामने है, लेकिन दूसरा पहलू कभी सामने नहीं आता। और मानसिक स्वास्थ्य का यही विज्ञान है। आपको याद होगा पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, तब इस घटना ने करोड़ों लोगों की संवेदनाओं को छू लिया था और लोगों को यही लगा कि जो अभिनेता उन्हें पर्दे पर इतना खुश दिखता है, जिसके पास सब कुछ है, पैसा भी है, प्रतिभा भी है, वो अभिनेता कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता है। बहुत से लोगों के लिए आज भी ये यकीन करना मुश्किल है कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है या उन्होंने आत्महत्या की होगी। और आज भी सोशल मीडिया पर उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आवाज उठती रहती है और हम इस आवाज का भी सम्मान करते हैं और हम भी चाहते हैं कि उनकी मौत का सच देश के सामने आना चाहिए। लेकिन हमें यहां यह भी याद रखना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत एक सुपरस्टार होने के साथ साथ एक इंसान भी थे और उनकी भी कुछ चुनौतियां थीं और उनका जीवन इतना आसान भी नहीं था। लेकिन इन मुश्किलों के बारे में बाकी के लोगों को पता नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सिर्फ यही दबाव में जीते हैं और इनके जीवन में अलग तरह के दबाव होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पर लगा होता है, बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। लेकिन जो आम लोग हैं, क्या उन पर दबाव नहीं होता? उन पर भी दबाव होता है। जो आम बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी छात्र का कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं आए, नौकरी नहीं मिल पाई, किसी व्यक्ति ने लोन नहीं चुका पाया, वो किसी की जमीन चली गई। ये छोटे छोटे जो लोग हैं हमारे देश के, उनकी बाकी लोगों की नजरों में ये छोटी छोटी चुनौतियां होंगी, लेकिन ये छोटी चुनौतियां ही कई बार पूरा जीवन ले लेती हैं। तो धीरे 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 ऐसा लगता है कि हमारा जीवन मुश्किल होता जा रहा है। आज आपको एक चित्र दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आज का जीवन क्या है। ये जो चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने सोशल मीडिया से लिया है। इसमें आपको एक बैट्समैन दिखाई दे रहा है। ये जो बैट्समैन खेल रहा है, ये आप हैं, जो जिंदगी की पिच पर बैटिंग कर रहा है, और दूसरी तरफ वो सारी चुनौतियां और मुश्किलें हैं जो आपके आउट होने का इंतजार कर रही हैं। यानी आपके आसपास जो सारे फील्डर्स हैं, ये आपके आउट होने का इंतजार कर रहे हैं, और ये जो फील्डर्स दिख रहे हैं, यही जिंदगी की असली चुनौतियां हैं। यानी जिंदगी की पिच पर बैटिंग करना कभी भी आसान नहीं होता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आत्महत्या कर ली जाए या आत्महत्या करना सही है। आत्महत्या करना एक पाप है और ये खुद पर की गई एक ऐसी हिंसा है जिसके लिए भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप एक बार इस स्केच को फिर से देखिए और ध्यान से देखिए आप यहां पर कहां खड़े हुए हैं और आपके आसपास कौन कौन है। आपके आसपास है किस्मत, डिप्रेशन, स्कूल फीस, घर का लोन, आपका परिवार, कोविड-19, नौकरी, माता पिता का स्वास्थ्य, आपके हालात, और सामने खड़ा है आपका परिवार जो कि दूसरे छोर पर खड़ा हुआ है। वो आपके लिए एक रनर की तरह है, एक पार्टनर की तरह है। लेकिन ये सारी चुनौतियां हैं, ये सारी चिंताएं हैं, और ये सारी चिंताएं आपको घेर कर रखती हैं एक बैट्समैन की तरह। और ये सब चिंताएं मिलकर ये चाहती हैं कि आप अपना विकेट गंवा दें और आप चुपचाप क्लीन बोल्ड होकर वापस पेविलियन लौट जाएं। यहां यह चित्र दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको लगातार बैटिंग करते रहना है, आपको लगातार पिच पर बने रहना है, चाहे रन आप बना पाएं या नहीं। अगर चौके छक्के आपने मारे, बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा आएगा आपके सामने समय जब आप हर बॉल पर अच्छा शॉट नहीं लगा पाएंगे। कई बार ऐसा होगा जब बाउंसर्स आएंगी तो आपको डक करना है। कई बार ऐसा होगा जब मुश्किल गेंद आएंगी, उनसे आपको अपनी विकेट बचानी है। लेकिन हर हाल में आपको नॉट आउट रहना है। इन चिंताओं के बीच रहकर आपको अपना विकेट गंवाना नहीं है। यह हमारा मकसद है आज आपको बताने का। हिंदू धर्म में आत्महत्या को पाप माना गया है। कहा जाता है कि आत्महत्या करने वाले को कभी मोक्ष नहीं मिलता और उसकी आत्मा भटकती रहती है। यानी आत्महत्या करने से भी जीवन के कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। इसके बावजूद ये सिलसिला हजारों वर्षों से चला आ रहा है। यानी जीवन की शुरुआत के साथ ही मनुष्य ने इसे खत्म करने के तरीके और बहाने भी तलाश लिए थे। आज जब आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि वो कैसा है, आप अक्सर किसी को भी मिलते हैं, पहला सवाल यही होता है, क्या हाल है, आप कैसे हैं? और जवाब एक ही मिलता है,
मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? और जब ये सवाल आपसे होता है तो आप भी मुस्कुराकर कहते हैं मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन हम मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं, हम वाकई में कितने ठीक हैं, आज इसका विश्लेषण करना भी जरूरी है। आप बिना सोचे समझे ये कह तो देते हैं कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन क्या आप ठीक होते हैं? क्या आप ठीक हैं? इस समय भी अपने आप से पूछिए, क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? लेकिन दिन भर आपने न जाने कितने लोगों से आज कहा होगा मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं खुश हूं, सब ठीक ठाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 6 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और 4 करोड़ लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर है। भारत में 37% आत्महत्याएं रिश्तों की वजह से होती हैं, यानी लोग जिन रिश्तों के लिए जीवन जीते हैं वही रिश्ते अब लोगों की जान ले रहे हैं। ये एक नष्ट होते समाज की निशानी है और हमें इसे बदलना होगा, क्योंकि रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और समाज भी कमजोर हो रहा है। हमारे देश में हर साल औसतन 1,35,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। 1,35,000 हर साल, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले भारतीयों की संख्या 1,50,000 है। लगभग उतने ही जितने हमारे यहाँ लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, उतने ही आत्महत्या में की वजह से मर रहे हैं। आतंकवादी और नक्सली हमलों में पिछले साल 400 लोग मारे गए थे। 400 आत्महत्या करके 1.25 लाख लोग मरे। भारत में सबसे दुखी करने वाली बात युवाओं की आत्महत्या के आंकड़े हैं। भारत में आत्महत्या करने वालों में 33% लोगों की उम्र 30 से 45 साल के बीच होती है, जबकि करीब 32% लोगों की उम्र 18 से 30 साल के बीच होती है। मतलब ये कि युवाओं में जिंदा रहने या फिर जिंदा दिली के साथ जीने की चाहत कम हो रही है। आत्महत्या के मामले में दक्षिण एशियाई देशों के बीच भारत का नंबर पहला है, सबसे ज्यादा। आत्महत्या से होने वाली मौतों के मामले में भारत पूरी दुनिया में टॉप 25 देशों में शामिल है। भारत इस लिस्ट में 19वें नंबर पर है, जबकि भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग हमसे काफी अच्छी है, काफी बेहतर है। भारत के बाद इस लिस्ट में पहला स्थान है श्रीलंका का, जो 31वें नंबर पर है। चीन 103वें स्थान पर है, यानी वहां पर आत्महत्या की घटनाएं भारत के मुकाबले बहुत कम होती हैं। और आप तो जानते हैं चीन में तो बोलने की आजादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आप खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते, आप सोशल मीडिया पर जो चाहे लिख नहीं सकते, आप मीडिया में जो चाहे कह नहीं सकते। कितनी सारी पाबंदियां हैं चीन में, उसके बावजूद भी आत्महत्या के मामले में हमारा देश चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा खराब स्थिति में है। इसका मतलब क्या हो सकता है? कल भी हमने आपसे कहा था, जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से दवाई लेते हैं, और आपके जिस भी शरीर के जिस हिस्से की हड्डी टूटती है वहां पर प्लास्टर लगा दिया जाता है, आपसे आराम करने के लिए कहा जाता है, और आप दवाई लेते हैं, परहेज करते हैं, आराम करते हैं, प्लास्टर लगवाते हैं। लेकिन जब आपका मन टूटता है तब आप किसके पास जाते हैं? हड्डी टूटने पर प्लास्टर लगता है, परहेज करते हैं, आराम करते हैं, लेकिन मन टूटने पर प्लास्टर कहां लगता है? परहेज कैसे किए जाते हैं, आराम कैसे करते हैं, मरहम पट्टी कैसे करवाते हैं, कहां कराते हैं? आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जैसे टूटी हुई हड्डी को इलाज की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह टूटे हुए मन को भी इलाज की जरूरत होती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को कभी भी नजरअंदाज आप ना करें। ये जो लड़की है 17 वर्ष की, इसका मन टूटा था, शरीर बिल्कुल ठीक था, स्वस्थ नहीं था, बल्कि शरीर मजबूत था। कितना मजबूत था आप देख सकते हैं, लेकिन मन टूटा हुआ था। मन पर प्लास्टर लगाने की जरूरत थी, मन का एक्सरे करने की जरूरत थी, जिससे पता चल जाता कि मन क्यों टूटा है और मन पर कितनी चोट आई है। लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और यह लड़की रिटायर हो गई, क्योंकि मनोस्थिति ही वो अकेली शक्ति है जो आपकी पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊर्जा देती है और आपके मन को स्वस्थ रखती है। हालांकि आज की कड़वी सच्चाई यह भी है कि आज दुनिया स्पेस तक तो पहुंच गई, लेकिन इंसान अपने मन के अंदर के स्पेस तक नहीं पहुंच पाया, और इसकी सबसे बड़ी वजह है मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होना। मानसिक बीमारियों की वजह से हर साल दुनिया भर में 8 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और इसे साइलेंट पैंडेमिक भी कहा जाता है। लोगों को ज्यादातर मानसिक बीमारियां 14 साल की उम्र से शुरू हो जाती हैं। 14 साल, यहां आप नोट कर लीजिए, जो इस देश में इस समय हमें जो माता पिता हैं
पेरेंट्स जो देख रहे हैं उनके लिए जरूरी है 14 वर्ष की उम्र से ही ये समस्या शुरू हो जाती है। हालांकि इसका इलाज कराना लोगों के लिए आसान नहीं है। इसके लिए पहली लड़ाई तो आपके अपने घर और परिवार से शुरू होती है, क्योंकि परिवार के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनका कोई सदस्य मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में हिम्मत करके बताता भी है तो इस मानसिक बीमारी से लड़ने के लिए हम छुट्टियों पर जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। हमें लगता है कहीं बाहर घूमने जाने से ये समस्या हल हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा दफ्तर में भी या घर में भी या कहीं भी अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो जो पहला रिएक्शन आता है लोगों का वो ये होता है, थोड़े दिन आराम करो, कहीं घूम के आ जाओ, अच्छा महसूस करोगे। दूसरी चुनौती है कि दुनिया में मानसिक बीमारियों और डिप्रेशन के शिकार लोगों की मदद के लिए ज्यादा डॉक्टर उपलब्ध हैं ही नहीं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 3 लाख लोगों पर सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट मौजूद है। 3 लाख लोगों पर एक डॉक्टर, जबकि 1 लाख लोगों पर एक साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध होना चाहिए। तीसरी चुनौती है भारत में इस बीमारी का इलाज काफी महंगा है। हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है तो उसे 1 घंटे के काउंसलिंग सेशन के लिए लगभग 3000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये बहुत महंगा है। सोचिए महीने में अगर इस तरह के 10 सेशन भी आपने ले लिए तो सीधे सीधे 30,000 रुपए जेब से निकल गए। और भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो महीने के 15,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। बड़ी बात यह है कि दुनिया में भले ही ज्यादा साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ना हो, लेकिन इसका व्यापार 9 लाख करोड़ रुपए का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 27 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में 10 जरूरतमंद लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति को, 10 में से एक को मानसिक इलाज मिल पाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम डिप्रेशन को मानसिक बीमारी मानते ही नहीं। लोगों को लगता है कि अगर वो ये कहेंगे कि उन्हें कोई मानसिक बीमारी है तो उन्हें पागल करार दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि वो 1 दिन की छुट्टी ले लें या 1 हफ्ते की छुट्टी ले लें और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज आपको इस बात का ध्यान रखना है। ना सिर्फ सबसे पहले आपको यह चेक अपने ऊपर करना है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं, सबसे बड़ी बात यह है आपको अपने परिवार के लोगों पर, और आज जो हमने आपको खबर दिखाई है, आपको अपने बच्चों को लेकर जरूर बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत बड़ी संख्या में वापस आकर अपने माँ बाप को या अपने टीचर्स को कहते हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लग रही, वो उदास रहना शुरू कर देते हैं। हमारे संस्कारों में भी कहा जाता है, और आप ये सुनते हुए आए होंगे, कि सोना तपकर ही बनता है। सोना बनने के लिए पहले तपना पड़ता है। लेकिन आजकल हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, युवा हैं, जो तपना नहीं चाहते, और अगर उन्हें ज्यादा तपाया जाए तो उन्हें इस तपिश की टेंशन होने लगती है, और ये टेंशन जो है ये डिप्रेशन में बदल जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे या आपके घर में कोई युवा ऐसा कह रहा है, आप उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। इससे ज्यादा आपका छोटा सा नुकसान ये होगा कि हो सकता है आपका बच्चा या आपके घर का कोई युवा आपसे कोई अपनी बात मनवाने के लिए या आपसे कोई रियायत लेने के लिए शायद छोटा मोटा झूठ बोल दे, ये कहकर कि वो डिप्रेशन में है। लेकिन इसे इतना हल्के में मत लीजिए। जब भी वो आपसे ये कहे तो गंभीरता से लीजिए और उससे बात कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है, संवाद बंद कर दिया है। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बड़ा परिवार होता था, और जो युवा और बच्चे होते थे वो अगर अपने माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे हैं तो अपने दादा दादी से बात कर लेते थे, घर के किसी और सदस्य से बात कर लेते थे। वो जानते थे कि कौन सी बात किसको बतानी है। लेकिन जब से परिवार छोटे होने शुरू हुए हैं और जब से परिवारों में एक तरीके से कहते हैं कि एक दरार सी पैदा हुई है, तब से एक दूसरे से बात करने वाले लोग अब मिलते नहीं। हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था, एक जमाना था जब आस पड़ोस घर का हिस्सा हुआ करता था, और अब घर में ही न जाने कितने पड़ोसी रहते हैं। अब वो स्थिति है। इसलिए आप सबको बहुत सावधान रहना है और अपनी मानसिक स्थिति पर, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर देते हैं।
Good evening and welcome to Z News Bulletin.